ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਧਰਮਚੰਦਰ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਓਸ਼ੋ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਸ਼ੋ ਕਮਿਊਨ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਇਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ AI ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਓਸ਼ੋ ਕਮਿਊਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੁਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪ੍ਰੇਮ ਰੀਚਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਸ਼ੋ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਓਸ਼ੋ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਹੀਆ ਕਰਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਰੀਚਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਰੀਚਾ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਓਸ਼ੋ ਕਮਿਊਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ संबंध कदों तो ते किवें होया? मेरा संबंध ओशो के साथ बचपन से ही है। एक्चुअली मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी फैमिली ओशो के साथ जुड़ी हुई थी। तो वो अर्ली 70s में ओशो के पास आ गए थे और फिर बच्चे साथ में ही आ गए। तो वो विचारधारा में ही पली बढ़ी हूँ और उसी क्लाइमेट में पली बढ़ी हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने ओशो को ढूंढा या ओशो को मेरे को मिल गए, उनको वो प्रसाद की तरह मिल गए मुझे। कितने साल पहले की? मैं उनसे 84 से जुड़ी हुई हूँ। अच्छा, हाँ जी, तो मैं बहुत छोटी थी। 84 में आप बहुत छोटे हो? हाँ जी, हाँ जी। तो हाँ जी। वहाँ से लेके अब तक हम थोड़ा ओशो कम्यून इंटरनेशनल पर आए तो वो जो 36 साल पहले की हम बात करें तो है ना, जब ओशो ने अलविदा कहा दुनिया को, उस समय वो सब कुछ दे के अपना चले गए। एक बहुत बड़ी विचारधारा, एक महान फिलासफर के रूप में वो देकर गए हैं। तो उसके बाद कुछ चुनौतियां रही हैं कि इस विचारधारा को कैसे फैलाया जाए, क्योंकि उस वक्त भी काफ़ी विवाद जो थे वो जुड़े हुए थे, है ना। यहाँ तक कि कम्यून सेंटर के कुछ प्रतिनिधियों पर भी ऐसे इल्ज़ाम लगे कि उनको स्लो पॉइजन दिया गया, ये वो है। तो ये सारी चीज़ों से कैसे निकल कर आप आज कहाँ तक पहुँचे हो? एक्चुअली ओशो के साथ कंट्रोवर्सी पहले से ही जुड़ी हुई है। कोई भी कंट्रोवर्सी मतलब ओशो के साथ लोगों की बहुत दिलचस्पी है, इसीलिए कंट्रोवर्सी है। कंट्रोवर्सी जो है वो एक, आप जर्नलिस्ट हैं, आपको मालूम है न्यूज़ मसाला बिकता है, राइट। तो कोई भी कंट्रोवर्सी, कोई भी किसी में भी ओशो के प्रति जो इंटरेस्ट है वो जो डायरेक्टली नहीं जा सका उसने कंट्रोवर्सी बना ली। लेकिन मैंने ये देखा है कि हर कंट्रोवर्सी जो है वो ओशो के नाम को और भी बढ़ा रही है, फैला रही है। तो हमारे लिए तो कंट्रोवर्सी इज गुड। ओशो मतलब एक, ये तो बिना शक वो विद्रोही विचारधारा के थे, है ना। ज़्यादातर धर्मगुरु जब जिंदगी सिखा रहे थे, मौत से डरा रहे थे, तब ओशो ने कहा कि मैं मौत सिखाऊंगा, जब मैं मौत सिखाता हूँ, है ना। तो शायद ये भी उनके विवादों का कारण रहा होगा कि कुछ भी है, किसी भी धर्म में या देश में जब कुछ नया होता है तो एक्सेप्ट करने में लोग चलो टाइम तो लगाते हैं, पर उनकी एक विचारधारा जो उनकी छवि पर भारी पड़ती रही। जबकि मैंने बहुत पहले खुशवंत सिंह का एक इंटरव्यू उनके साथ पढ़ा था जो उनकी लाइफ टाइम में हुआ था, है ना। तब भी मतलब सवाल ऐसा ही हुआ था कि आपको सेक्स गुरु के रूप में लोग जानते हैं। उनका भी जवाब कुछ ऐसा था कि मुझे पूरा समझे बिना मतलब वो समझ नहीं पाएंगे कि मैं सेक्स गुरु हूँ या क्या है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आई मीन सेक्स तो हर कोई कर रहा है। इंडिया की आबादी जो है वो सबसे ज़्यादा है, तो वो कोई मशीन से तो पैदा हो नहीं गए बच्चे जी। और हर रोज़ घरों में सेक्स हो रहा है, हाँ? लेकिन ओशो की छवि जो है वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने एक किताब जो है, इतनी सारी किताबें हैं ओशो की, पूरा लिटरेचर है ओशो का, लेकिन एक किताब जहाँ पे ओशो ने बोला सेक्स के बारे में कि सेक्स की एनर्जी ऊपर तक, सुपर कॉन्शियस तक कैसे पहुंच सकती है, संभोग से समाधि तक। और वहां पर लोगों ने सेक्स वर्ड पकड़ लिया। अब जैसे ओशो ने कबीर के बारे में बोला, फरीद के बारे में बोला, दुख के बारे में बोला, डेथ के बारे में बोला, अलग अलग लव के बारे में बोला, वैसे ओशो ने एक सब्जेक्ट सेक्स के बारे में भी बोला, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग का बेसिक है, राइट। जैसे हम खाना खाते हैं वैसे सेक्स है,
लेकिन हमारे अंदर इतनी परवर्जन है, हमने उस चीज को इतना दबा के रखा कि सारे लोगों का इंटरेस्ट सिर्फ एक वर्ड पे अटक गया, सेक्स। तो ओशो ने खुद भी कहा है, आई एम द मोस्ट एंटी सेक्स गुरु, क्योंकि जब लोग उस किताब को खरीदते हैं और वो पढ़ते हैं तब उनको समझ में आता है कि वो कहते हैं कि वो जो मूलाधार पे ऊर्जा है उसको ऊपर की तरफ कैसे ले जाया जाए और ध्यान में और कैसे प्रवेश किया जाए। तो बेसिकली वो है। और आपको जान के मजा आएगा कि अभी ओशो ने ये अर्ली से बहुत ज्यादा पहले बोली थी ये सीरीज, और अभी भी 2026 में जब दिल्ली बुक फेयर हुआ, संभोग से समाधि तक बेस्ट सेलर बुक थी। तो देखिए उस जमाने में भी 2000s में भी जब उन्होंने बॉडी छोड़ी, अभी 2026 है, अब तो हमारा इंडिया कितना ज्यादा ओपन हो चुका है, टिंडर आ गया, बम्बल आ गया, ओपन मैरिजेस आ गई, लेकिन लोगों का जो इंटरेस्ट है वो एक ही सब्जेक्ट पे है और वो अभी भी बेस्ट सेलर है। तो लेकिन उस बुक में असली में ये है कि कैसे सेक्स ऊर्जा को सुपर कॉन्शियस तक पहुंचाया जाए। ऋचा जी, एक मतलब ओशो ने कहा था कि अगर मुझे समझना है तो आपको मेरे लेवल पर आना पड़ेगा, मैं आपके लेवल पर नहीं आ सकता। तो ये चुनौती आपके सामने भी होगी, क्योंकि जैसे हम पहले संभोग से समाधि तक की बात कर रहे थे, तो उसको समझने के लिए एक लेवल तो चाहिए। तो आप इसको चुनौती के रूप में नहीं लेते कि हम उन लोगों को भी इस लेवल पर लेकर आएं कि वो इन बातों को समझें? ओशो, एक्चुअली मैं एक बात कहना चाहूंगी, अभी लोगों की इंटेलिजेंस बहुत बढ़ गई है जी। जब ओशो ने बोला, मुझे लगता है ओशो तो अपने जमाने से मतलब 500 साल पहले आ गए। बिल्कुल। हाँ। अभी भी उनकी बातें अगर मैं सुनती हूँ तो मैं खुद कई बार शॉक में आ जाती हूँ कि अरे ये बोला, राइट। तो मैं सोच रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि आज का यूथ जो है वो बहुत इंटेलिजेंट हो गया है। जो लोग 1960s में थे वो 2026 में बिल्कुल ही चेंज आ चुका है। तो हाँ, ओशो जब ये कहते हैं कि मेरे लेवल पे आना पड़ेगा, हाँ वो तो आना पड़ेगा, लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि ओशो का जो प्रक्रिया है बात करने की वो बहुत ही मजेदार है। वो अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। तो क्या होता है धर्म में, क्या होता है, हम किसी चीज को मानते हैं, किसी गुरु को मानते हैं और उनकी बात पे चलते हैं। लेकिन ओशो ने क्या किया, आज सूरज बहुत अच्छा है, कल अंधेरा बहुत अच्छा है, आज मृत्यु बहुत अच्छी है, कल जीवन बहुत अच्छा है। किसी भी चीज को उन्होंने एक्सक्लूड नहीं किया। तो हमारा जो माइंड है वो पंजाबी में जिसको कहते हैं पंबल फूसा उसमें चला जाता है। वो ये क्या हुआ, मैं तो ये मान रहा था, लेकिन अब तो इन्होंने ऐसे बोल दिया। आज कृष्ण बहुत अच्छे हैं, कल कृष्ण प्ले बॉय हैं, ठीक है। तो कृष्ण के बारे में लोग जो मानते नहीं है वो खुश हो जाएंगे, प्ले बॉय बोला, और जो कृष्ण को मानते हैं वो बोलेंगे अरे वाह, कृष्ण के बारे में कितनी ग्रेट बात की। तो ये क्या है, हमारे माइंड को कोई फूड नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए वहीं पे इंटेलिजेंस अपना काम आती है कि आप अंधों की तरह किसी को मान नहीं रहे हैं, आप अपनी इंटेलिजेंस को यूज करके वो फॉलो कर रहे हैं जो आपको ठीक लगे। अच्छा, पंजाब में मतलब कुछ गांव में जब बुजुर्ग ऐसे कहते हैं कि ये तो हमारे बच्चों को बिगाड़ता है, ठीक है। तो मतलब अभी तक पंजाब में इस विचारधारा का कितना प्रसार हुआ है पहले से अब तक? पंजाब में तो बाकी स्टेटों के मतलब एक और बात करें, नंबर्स तो मैं नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि हर सिटी में ओशो को लोग पढ़ रहे हैं, हर सिटी में ओशो के साथ कनेक्टेड हैं। जो आज के मॉडर्न गुरुज हैं वो सब ओशो को पढ़ते हैं, उनकी बात कहते हैं। कुछ लोग तो अब कहने भी लगे हैं कि यस हम ओशो के साथ इंस्पायर्ड हैं। कुछ लोग नहीं कहते हैं और वो बात वही करते हैं। अच्छा, मैं आपने बात चलाई तो मुझे भी याद आ गया कि यहाँ के ज्यादातर जो मॉडर्न गुरु हैं, मतलब गुरु तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो विचारधारा दूसरी तरफ चली जाती है, जो मतलब बने दे रहे हैं और वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये ओशो को कॉपी करते हैं। तो आपके यहाँ वो वहाँ चर्चा होती है कि ऐसे कॉपी कर रहे हैं? अब कोई भी इंस्पायर हो रहा है, हम क्या करें, है ना। लेकिन हाँ, अगर कोई चुरा के बोल रहा है तो जो ओशो को पढ़ते हैं या थोड़ा सा भी कोई इंटेलिजेंट होगा उसको पता होगा कि अगर किसी व्यक्ति ने कोई चीज 1960 में बोली है और वही चीज सेम स्टोरी 2026 में कोई बोल रहा है तो वो कॉपी पेस्ट ही है। बहुत सारे लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं। ओशो और ये मतलब कुछ जो नए हैं कोई भी हैं तो उनकी मतलब कार्यशैली में एक तो बड़ा फर्क है कि ओशो प्रैक्टिकली मेडिटेशन पर जोर देते थे, अंदर झांकने पर जोर देते थे। अब वाले जो हैं वो प्रवचन पर जोर देते हैं, है ना। तो मेडिटेशन पर आ जाते हैं
वो मार्केटिंग पे जोर देते हैं, वो चेले बनाते हैं, बिजनेस है। गुरु बनना सबसे बेस्ट बिजनेस है इंडिया में। कुछ भी करो, अगर गुरु बन जाओगे आप बहुत जल्दी रिच हो जाओगे। तो बहुत अच्छा बिजनेस है और लोग कर रहे हैं। तो मेडिटेशन पर हम बात करें तो, क्योंकि मेडिटेशन ओशो का आधार रहा है ना, तो मैं कहीं पढ़ रहा था कि 200 से ज़्यादा विधियां ओशो ने खुद इजाद की, खुद मतलब बनाई मेडिटेशन की। तो ये विधियां मतलब आप जब कैंप लगाते हो कहीं पे, तो कहाँ तक सिखाते हो, कितनी विधियां सिखाते हो? देखिए, बहुत सारी विधियां हैं ध्यान की, क्योंकि लाइफ के हर एस्पेक्ट के साथ ओशो की ध्यान विधि जुड़ी हुई है। लेकिन हम क्या करते हैं कैंप में, हम वो ट्राई करते हैं कि ओशो की जो बेसिक ओशो ने एक्टिव मेडिटेशंस कही थी वो हम लोगों तक ज़रूर लेके आए। क्योंकि पास्ट में ध्यान को ऐसा माना जाता था कि आंखें बंद करके बैठ जाओ और ध्यान लग जाएगा और आप जो है पीसफुल हो जाएंगे। लेकिन आपको भी मालूम है कि हमारे ज़माने में आंखें बंद करके बैठेंगे तो हमारा जो माइंड है हमें पागल कर देगा। तो ओशो ने कहा कि पहले शरीर का इस्तेमाल करें, ओशो एक्टिव मेडिटेशन करें, ताकि शरीर में जो ऊर्जा हमारी जकड़ी हुई है वो रिलीज हो, और उसके बाद हमारा जो माइंड है वो इजी होगा और फिर हम अपने हार्ट तक जा सकेंगे और फिर हम अपने सेंटर पे जा सकेंगे। तो हम कैंप्स में मोस्टली ओशो एक्टिव मेडिटेशंस करते हैं, और आई थिंक मुझे लगता है हम 5 से 6 मेडिटेशंस जो है इंट्रोड्यूस करवाते हैं एक दिन में। तो 3 दिन में अराउंड आप देख लीजिए 18-20। तो अगर सभी विधियां कोई सीखता है तो उसको तो फिर ओशो कम्यून जो इंटरनेशनल है वहाँ जाना होगा। अगर नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सबसे पहले तो बात यह है कि यहाँ पे जब कैंप्स में पहले तो वो इंट्रोड्यूस होते हैं, फिर हम उनको सजेस्ट करते हैं कि जो विधि आपको ठीक लगी, जो आपको सूट कर रही है वो ट्राई कीजिए। और फिर ऑफ कोर्स वहाँ आइए, वहाँ पर डिफरेंट जो है जो छोटी विधियाँ हैं वो भी हम शेयर करते हैं। वहाँ पर हमारे अलग अलग कोर्सेज चलते हैं, मेडिटेटिव थेरेपीज होती हैं, हीलिंग एरियाज हैं। तो वहाँ पे हम उनको, जब वो आते हैं तो वो ये चीजें भी देख सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो कि 3 दिन में पॉसिबल नहीं है। इन विधियों का ज्यादातर आधार ये रहा है कि मैंने जो देखा कि जो अंदर है फालतू विचार है उनको बाहर निकालो, और जो अच्छे हैं उनको अंदर ले लो, जो अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी अंदर ले लो। तो इनका प्रोसेस कैसे रहता है? लेकिन आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा, लेकिन जैसे आपने कहा कि ओशो ने बहुत कॉन्ट्राडिक्ट किया है अपने आप को। आज ही सुबह हमने एक ध्यान विधि की है, ओशो हार्ट मेडिटेशन, ओशो हृदय ध्यान। उसमें हम लोगों के दुख को पहले अंदर लेते हैं जी, और फिर उसको ट्रांसफॉर्म करके बाहर निकालते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हमेशा हम अपना ही दुख बाहर फेंक रहे हैं, ऐसा भी है कि लोगों के अपने सारे दुखों के साथ अंतर साथ होकर उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म करके जॉय को बाहर निकालते हैं। तो बहुत अलग अलग विधियां हैं, साइंटिफिक तरीके से बनी हुई हैं। अभी जैसे डायनामिक है, उसमें कैथार्सिस है, उसमें आप अपनी पूरी ऊर्जा को बाहर निकालते हैं, पूरी ऊर्जा के साथ काम करते हैं, अंदर जितने भी दुख पीड़ाएं हैं उनको बाहर निकालते हैं। कुंडलिनी ध्यान में बिल्कुल डिफरेंट है, जहाँ पे आप बिल्कुल स्त्रैन शक्ति के साथ काम करते हैं और अपने चक्रास को जो है वो बैलेंस करते हैं। तो अलग अलग आयामों को ओशो ने लिया है लाइफ के, जो कि मेडिटेशन के काम आती है। तो मेडिटेशन यानी ओशो कम्यून का आधार भी रहा है, और दूसरा आज के दौर में बात करें तो ये बहुत अहम हो गया है। एआई का दौर चल रहा है तो इसकी अहमियत और बढ़ गई है। तो आप क्या कहेंगे कि किस तरह तैयारी चल रही है एआई के दौर में, जो मेडिटेशन है उसको और थोड़ा विस्तार दिया जाए? ओशो तो हमें, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि वो अपने टाइम से पहले आ गए थे, तो हम पीछे नहीं रह सकते टेक्नोलॉजी में जी। सबसे पहले हम तो ये ट्राई कर रहे हैं, अभी हमारा पूरा एक डिपार्टमेंट है वहाँ पे जो एआई पे काम कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपको जान के खुशी होगी कि जितनी भी ओशो का हिंदी का लिटरेचर है वो सब ट्रांसलेट हो चुका है, सिर्फ 5-6 बुक्स बची हैं, और फिर ओशो का पूरा हिंदी लिटरेचर तैयार होगा लोगों के लिए पढ़ने के लिए इंग्लिश में, ताकि इंटरनेशनल लोग उसे पढ़ सकें। दूसरा, हम ये देख रहे हैं कि जितनी भी फेक वीडियोस आ रही हैं ओशो की, वो जो इंस्टाग्राम पे ओशो की आवाज़ यूज़ कर रहे हैं, और कुछ भी अपना विचार ओशो की आवाज़ में बोल देते हैं। बेचारे लोग सोचते हैं ओशो, वो तो ओशो को प्रेम करते हैं, तो उसको जो हम कैसे कर्व कर सकें,
उस पे काम चल रहा है। जी। फिर वर्ल्ड की डिफरेंट लैंग्वेजेस में जिसमें ओशो ने नहीं बोला, जैसे जापानीज हो गई, जर्मन हो गई, उसमें ओशो की बुक्स को कैसे जल्दी से जल्दी अवेलेबल करवा सके, उस पे काम चल रहा है। मतलब जैसे हम बात कर रहे हैं अभी बहुत सारा काम चल रहा है इसी वक्त, इसी मोमेंट पे। क्योंकि मीडिया एक बड़ा जरिया रहता है ना, मास से बात करने का, बात कहने का। वो बदलता जा रहा है तेजी से। पहले रेडियो से टीवी पर आ गया, टीवी से फिर आगे केबल नेटवर्क आ गया, अब उससे भी आगे बढ़ गया, फिर ये भी खत्म हो गया कि फ़ोन पे आ गया मीडिया, है ना। तो मैं कहीं एलन मस्क की बात पढ़ रहा था, वो उसकी भविष्यवाणी थी कि मतलब 2030 तक मैक्सिमम आपके हाथ से गैजेट भी गायब हो जाएगा, यानी फ़ोन नहीं रहेगा, ऐसे ही चलेगा। तो फिर एआई के दौर में इतना सारा जो लिटरेचर, एक बड़ा भंडार मेरे ख्याल से किसी और के पास ऐसा नहीं है जो आपके मिशन के पास है। तो इसको एआई के दौर में आप कैसे विस्तार दोगे? एक्चुअली ये ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में अवेलेबल है सबके लिए। जब एआई था भी नहीं, ये हमने 20 साल पहले ऑलरेडी लोगों के लिए ओपन कर दिया। अगर आप osho.com/library में जाएंगे, वहाँ पे फ्री लॉगिन करेंगे, सारा ओशो लिटरेचर जैसे ओशो ने बोला था वो इंग्लिश और हिंदी में अवेलेबल है। और जैसे मैंने आपको बताया, जो ट्रांसलेशंस हैं जिन लैंग्वेजेस में ओशो ने नहीं बोला, उस पे काम हो रहा है। और टेक्निकल तो टीम को ज़्यादा मालूम है कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको ये बता सकती हूँ कि काम पूरे जोरों पे चल रहा है। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान दें कि जैसे पुणे ओशो कम्यून इंटरनेशनल है, और यहाँ पे भी है, जहाँ भी मतलब कह रहे हैं कि कम्यून सेंटर बने हुए हैं, तो उनमें बम्बू का पेड़ या बांस का पेड़ जरूर होता है। इसका क्या मतलब? दो चीजें हैं। एक तो जब ओशो बुद्धा हॉल में बोलते थे, तब उसके आसपास बहुत सारे बैम्बूज लगवाए थे ओशो ने, क्योंकि जब हवा चलती है तो बैम्बूज आवाज करते हैं। तो ओशो कई बार अपने टॉक्स में बोलते हैं, लिसन टू द बैम्बूज, म्यूजिक, हाँ, म्यूजिक ऑफ द बैम्बूज। तो नेचर के साथ जुड़ने का काम हो गया, एक जीवंतता फील हो गई पेड़ों में भी, है ना। दूसरा, बैम्बू का ये महत्व है, जहाँ पे ओशो ने बैम्बू के एग्जाम्पल बहुत ली है। कोई भी हमिंग मेडिटेशन है, वहाँ वो कहते हैं बांस की पोंगरी की तरह खाली हो जाओ और अस्तित्व को अपने भीतर आने दो। जैसे हम बांस की पोंगरी में अगर बांसुरी बजाएं तो वो हवा ही जाती है अंदर, लेकिन म्यूजिक बाहर निकल के आता है। वैसे आप एक बांस की पोंगरी की तरह हो जाएं और अस्तित्व को अपने थ्रू जाने दें, जैसे बांसुरी। जी। तो नाद ब्रह्मा मेडिटेशन में ये बात करते हैं। एक दो और साउंड मेडिटेशंस हैं, उसमें ये बात करते हैं। ओम ध्यान है, उसमें ये बात करते हैं। तो ये बहुत ज्यादा, मतलब एक हम ये कहेंगे कि उन्होंने बांस की एग्जाम्पल ली है इसके लिए। थोड़ा ऐसा और मैं बात करना चाहूँ तो जो गाउन जैसे आपने ये गाउन पहना है, बस्तर है, वो ज़्यादातर मेहरून कलर के क्या रहते हैं जी? उसमें उसके पीछे क्या है? जी, मेरून कलर जो है तो ब्लड का कलर है, सबका एक कलर है, यूनिफाइंग कलर। तो ये ओशो ने पहले आग के कलर को यूज किया था, जो पुराने सन्यासियों की होते हैं, ऑरेंज कलर। पहले ओशो का कलर ऑरेंज था, फिर वो आग के कलर को अगर अंगारे का कलर बना दो तो वो मेरून हो जाता है। तो वो एक यूनिटी के लिए उन्होंने मेरून कलर यूज किया था। और इवनिंग मीटिंग मेडिटेशन के लिए उन्होंने वाइट, क्योंकि वाइट कलर में सारे कलर सम्मिलित हो जाते हैं। तो जब हम प्रिज्म देखते हैं, तो जब हम वाइट कलर होता है तो उसमें सारे कलर्स आ जाते हैं, तो लाइफ के सारे कलर्स उसमें एक में आ जाते हैं। तो ये एक सिंबल है, मेरून और वाइट। और वैसे भी जब दिन में सब लोग अलग अलग कल्चर से आ रहे हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो एक यूनिटी में आ जाते हैं, किसी को शो ऑफ करने का मौका नहीं मिलता, सब मेरून में ही है, सब एक जैसे हैं। तो ओशो को कंट्राडिक्ट बहुत सारे लोग करते हैं, वैसे मैं तो नहीं कर सकता इतने बड़े फिलॉसफर को, ठीक है। तो एक जरूर है कि एक कंट्राडिक्शन मुझे जो लगती है आपके मिशन में लग रही है कि उन्होंने हर किताब में, हर भाषण में ये कहा कि मतलब माला की या दिखावे की जरूरत नहीं है, कि आप अंदर से जुड़ो जहाँ जुड़ना है। तो आपके जो सन्यासी हैं वो माला पहनते हैं, फिर वो क्यों पहनते हैं? मैंने तो नहीं पहनी हुई। ज्यादातर पहनते हैं। नहीं, ओशो ने माला बंद कर दी थी जी 89 में शायद, अगर मुझे एग्जैक्टली याद है तो जब वो अमेरिका से वापस आए थे, उन्होंने अपना जो ये माला है, जो भी जिस चीज़ के ऊपर भी हम डिपेंडेंट रह सकते हैं, वो ओशो ने ड्रॉप कर दी थी। लेकिन कई लोग इमोशनली जुड़े हुए हैं उसी विचारधारा से, तो वो यूज करते हैं। लेकिन वो वही बात होगी कि आप क्रच के साथ जुड़े हुए हैं,
तो ओशो ने वो बंद कर दी थी। ओशो पुणे मेडिटेशन रिजॉर्ट में कोई माला नहीं पहनता, लेकिन जो संन्यास है वो अपने मन से लेते हैं, वो अपनी कमिटमेंट है, वो एक पर्सनल चॉइस है। अच्छा मैम, आप जो मेडिटेशन की टॉप की संस्था है वर्ल्ड की, आप उसकी मतलब नुमाइंदा हैं हमारे पास, और आजकल एग्ज़ाम के दिन चल रहे हैं बच्चों के, तो डिप्रेशन सबसे ज़्यादा इस महीने में सबसे ज़्यादा बच्चों पर है ना। तो पीएम तक ने मतलब बच्चों की वो परीक्षा की क्या क्लास ली है ना, तो आप क्या कहना चाहोगे बच्चों के लिए? एक सिंपल सी कोई मेडिटेशन विधि ऐसी दसो कि उनका डिप्रेशन भी दूर हो जाए और उनके काम की हो जाए ये बात। दो चीज़ें हैं, एक नहीं दो चीज़ें। एक, पेरेंट्स को मेडिटेशन करनी चाहिए ताकि बच्चे के ऊपर प्रेशर ना आए, क्योंकि डिप्रेशन या प्रेशर जो है वो ही मेन प्रॉब्लम है। अगर बच्चे को हम प्रफुल्लता से, प्यार से सपोर्ट करें तो वो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन क्या है कि पेरेंट्स ही नहीं समझ पाते कई बार अपने बच्चों को, ज्यादा उम्मीदें लगाते हैं। हाँ, और वो प्रेशर में डाल देते हैं और बच्चा सोचता है कि मेरे को तो अब ये करना ही है, और करना चाहिए बच्चे को, लेकिन कई बार ये सिचुएशन आ जाती है। और दूसरी साइड में कई बच्चों के साथ काम करती हूँ, कई पेरेंट्स बहुत कहते हैं हाँ बेटा तूने जो करना है कर, हम तेरे साथ हैं। वहाँ बच्चा अपने ऊपर प्रेशर ले लेता है कि मेरे तो पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं तो मैं तो बहुत अच्छा करूंगा, और वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की है, वो उनको दुनिया में लेके आए हैं, पहले उनको बैलेंस में आना चाहिए, फिर बच्चों की सपोर्ट करनी चाहिए। बच्चा अपने आप ठीक हाई मार्क्स लेके आएगा। दूसरा कोई विधि है? हाँ जी, दूसरा जो विधि की बात की है आपने, मैं ये कहूंगी बच्चों को कि अगर आप नोज से ब्रीथ करते हैं अराउंड 4 सेकंड तक, 2 सेकंड होल्ड कीजिए, और फिर माउथ के थ्रू, मुंह के द्वारा अराउंड 6 या 7 सेकंड जो है आप बाहर निकालिए अपनी एंग्जाइटी को। ओशो ये कहते हैं कि जो भी आपको इस वक्त ज़रूरत नहीं है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, उसको ब्रीद आउट कर लो। तो मिनिमम 7 ब्रेथ्स के साथ ब्रीद आउट करो। तो ब्रीद इन कीजिए, प्लीज वो करके दिखा सकते हैं? हाँ बिल्कुल। तो आप बिल्कुल अपनी बॉडी को ढीला छोड़ें और फिर आंखें बंद, हाथ चेस्ट पे, एक हारा पे, जो भी घबराहट है, जो भी अंधेरा है, उसको पेट से बाहर निकालें, कुछ भी जकड़ के नहीं रखना। ये मिनिमम 7 ब्रेथ्स के साथ करें, 7 श्वास के साइकिल्स के साथ करें, और अगर ज़्यादा हो सकता है तो ये भी कर सकते हैं। इसमें जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से। इसलिए मैंने आपको एक रफ काउंटिंग दी है कि अराउंड 4 सेकंड ले लीजिए नाक के द्वारा श्वास को अंदर लेने के लिए, 6 से 7 सेकंड ले लीजिए बाहर निकालने के लिए, और अपने दोनों हाथों को एक चेस्ट पे जो कि हृदय केंद्र है, एक हारा सेंटर पे जो कि पावर के साथ कनेक्टेड है, उसको पकड़ के आप ये मेडिटेशन कर सकते हैं। और हर रोज कर सकते हैं, दिन में 3 बार भी कर सकते हैं। थोड़ी सी भी घबराहट फील हो, आप ये कर सकते हैं। ਤਾਂ ਇਹ ਸਨ ਓਸ਼ੋ ਕਮਿਊਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਰਿਚਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਔਰ ਓਸ਼ੋ ਕਮਿਊਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ, ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਮਾਂ ਰਿਚਾ ਜੀ ਪੂਨਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੂਲਤ ਸੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ। ਅਗਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਹਸਤੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।